Good morning student. Welcome back to our online classes. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में दीवान बनने के बाद दे हैव ए कंट्रोल ओवर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और हमने देखा क्योंकि उन लोगों के हाथ में अभी फाइनेंस का कंट्रोल है, सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग एज मच एज पॉसिबल हाई रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन, ओके। जिसके चलते हमने देखा कि उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, ये सोच के कि रेवेन्यू इंडिया से जितना भी रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली फ़्लो होते रहे, राइट। फिर हमने ये भी देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एज ए ट्रेडर दे केम, बट अभी क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर आते थे दैट ऑल्सो स्टॉप। द रीज़न इज़ बिकॉज इंडिया में ही वो लोग खुद दे आर गेटिंग सो मच ऑफ मनी आउट ऑफ रेवेन्यू, सो ब्रिटेन से इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, राइट। नाउ इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। द परमानेंट सेटलमेंट, दैट परमानेंट सेटलमेंट जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, जिससे उनका इनकम रेवेन्यू फ्लो जो है कंटिन्यूसली हो रहा है। बट देयर वाज सर्टेन प्रॉब्लम इन द परमानेंट सेटलमेंट. What are they? The first, जमींदार डिड नॉट इम्प्रूव द लैंड. सी परमानेंट सेटलमेंट में एक कंडीशन ये भी था कि जितना भी ज़मींदार राजा एंड तालुकदार लोगों को बोला था कि लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, राइट। ना हमने देखा कि यही ज़मींदार दे आर नॉट इम्प्रूविंग द लैंड एट ऑल, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि यार एक तो इतना ज़्यादा हाई अमाउंट पे कर रहे हैं, फिर हम लैंड भी इम्प्रूव करें, उसके लिए अलग से इन्वेस्ट करें, राइट। सो दे डिडंट इम्प्रूव द लैंड क्वालिटी। सेकेंड, द रेवेन्यू अमाउंट वॉज टू हाई. ज़मींदार लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये थे कि जो अमाउंट फ़िक्स किया है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, वो अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई थे, ओके। जिसके चलते हमने देखा कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस होने के लगभग 10 ईयर्स में बहुत सारे ऐसा ज़मींदार जो है अपना दे लॉस देयर लैंड, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट लैंड वाज ऑक्शन. ऑक्शन मतलब बेसिकली इट टॉकिंग अबाउट नीलाम होना, हिंदी में नीलामी बोलते हैं, राइट। सो बहुत सारे ऐसे ज़मींदार जो है क्या हुआ, दे लॉस देयर लैंड एंड देयर लैंड वाज ऑक्शन्ड, ओके। सो नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं तो कितना हाई अमाउंट में उन लोग फिक्स करके रखे थे, ओके। नाउ ये तो हो गया ज़मींदार पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ अनदर इज़ द कल्टिवेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू. द फार्मर और कल्टिवेटर वाज पेइंग ए हाई रेंट बट लैंड वाज इनसिक्योर. ये हमारा कल्टिवेटर्स मींस फार्मर्स लोग जो है ज़मींदार लोगों को अपना ज़मीन का क्या दे रहा है, किराया दे रहा है, राइट। इतना हाई रेंट दे पे कर रहा है, उसके बावजूद भी वो लैंड जो है उनका नहीं है. दे आर नॉट सिक्योर, द लैंड इज़ नॉट सिक्योर, दैट लैंड इज़ बिलोंग टू द कल्टिवेटर्स, क्योंकि वो लैंड अभी भी ज़मींदार का है और ज़मींदार इन्हीं कल्टिवेटर से रेंट कलेक्ट करके रेवेन्यू पे कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। सो इस जिसके चलते ये कल्टिवेटर्स लोग भी क्या किया, उन लोगों ने मनी लेंडर से मनी बोरो करके ज़मींदार लोगों को रेंट पे करते थे, ओके। सो नाउ इमेजिन कर सकते हैं कि नाउ दिस कल्टिवेटर बिकम ए डेप्ट इन डेप्ट ऑफ टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर से कर्ज ले लेके वो लोग पे कर रहे हैं, राइट। नाउ थर्ड, फील फेल टू पे मीन्स एविक्शन फ्रॉम लैंड. अगर वो लोग सही समय पे उन्हें किराया नहीं देता है ज़मींदार को, तो क्या होगा, ज़मींदार उनको कभी भी उनके ज़मीन से एविक्ट मतलब खाली करवा सकते हैं. नाउ यू कैन इमेजिन एक साइड ज़मींदार के लिए भी बहुत बड़ा प्रेशर कि उतना हाई अमाउंट रेवेन्यू पे करना है, एंड कल्टिवेटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि क्योंकि उन लोग मनी लेंडर से लोन लेके पे कर रहे हैं, राइट. अगर पे नहीं करेगा तो उसका ज़मींदार लोग छीन के ले जाएगा, इविक्ट कर देगा, राइट. सो द बोथ साइड वाज दे आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम. नाउ द थर्ड वन इज़ फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या देखा कि द प्राइस इन द मार्केट रोज. ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ साल के बाद, मे बी 10 to 15 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद में मार्केट का प्राइस जो है रेज होने लगा, प्रोडक्ट का दाम जो है बढ़ने लगा, ओके. ना प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो ज़मींदार लोगों के लिए प्रॉफिट है, राइट. सो what East India Company realized is the price in the market rose. That means the more profit the zamindars are getting,
बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या है, ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट के मुताबिक दे कैन नॉट रेज दियर रेवेन्यू, क्योंकि ये सेटलमेंट जो है परमानेंट करके रखा है, अमाउंट जो परमानेंटली फिक्स करके रखा है। तो वो देख रहा है कि ज़मींदार लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो अपना सेटलमेंट का अमाउंट बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द ईस्ट इंडिया कंपनी रियलाइज। सो अगर आप देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड है। ज़मींदार तो और भी अनसेटिस्फाइड, कल्टिवेटर दे आर नन ऑफ देम आर really satisfied with this. Okay, so these are the certain problems in the permanent settlement. Now next one is मलवारी सिस्टम। मलवारी सिस्टम जो है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ओके, अंडर द बंगाल प्रोविंस, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बंगाल। तो आज के समय में इफ यू टॉक अबाउट यूपी, बिहार, ओके, दिस एरिया नॉर्थ इंडिया में आते हैं, काउंट करते हैं। तो क्या देखा है, इस मलबारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है हॉल्ट मैकेंजीज। ओके, मैकेंजीज ने इंट्रोड्यूस किया है 1822। तो इनका भी सेम पर्पस है कि उनको जितना ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं उतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ ये हॉल्ट ने क्या किया कि कलेक्टर्स, ओके, जितना भी कलेक्टर्स है उनको नॉर्थ इंडिया के विलेजेस को सर्वे करने दिया। ओके, इंस्पेक्शन मतलब जाके चेक करने दिया। ओके, चेक करने दिया। उसके बाद उसने क्या किया, जितना भी विलेजेस का लैंड है उसको मेजरिंग किया, रिकॉर्ड किया। ओके, उस एरिया में उन लोगों का क्या कस्टम है, क्या राइट्स है। सो हॉल्ट ने कलेक्टर्स लोगों को गांवों में भेज के वहाँ से पूरा सर्वे डाटा कलेक्ट करके लाने दिया। मतलब उनका ज़मीन किस टाइप का है, कितना फर्टिलिटी है, कितना क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, और उस एरिया का क्या कस्टम है। सो सब कुछ उन्होंने क्या किया, सर्वे करने दिया। ओके, उसके बाद रेवेन्यू टू पे बाय विलेज। नाउ पहले क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा रेवेन्यू कौन पे करते थे, ज़मींदार लोग पे करते थे, राइट। इस मलबारी सिस्टम के मुताबिक गांव, ओके, विलेज विल पे द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट द जमींदार्स, नॉट द cultivators. Okay, as a village they will pay. और उसको who will pay, basically the head of the village, मुखिया, right, the head of the village will pay the tax, pay the revenue to the East India Company, and the head of the village will collect the revenue from the people in the village. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक गांव मिलके और लोग एक गांव ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू पे करेंगे, और उसका टैक्स जो है कौन कलेक्ट करते थे, हेडमैन इन द विलेज। नाउ अनलाइक परमानेंट सेटलमेंट, मालवाड़ी सिस्टम में क्या है, समय समय पे ये सेटलमेंट का अमाउंट को रिवाइज करेंगे। ओके, फिक्स करके नहीं रखेंगे, समय समय पे रिवाइज करेंगे, मतलब समय समय पे ये सेटलमेंट का अमाउंट को वो लोग इंक्रीज करेंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट द मालवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ इंडिया by the Englishman named Holt Mackenzie. Okay, Mackenzie, right, 1822 में। Now in the South India, okay, साउथ इंडिया में मुंड्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। अगर ये मुंड्रो सिस्टम को देखें तो ये मुंड्रो सिस्टम जो है बेसिकली क्या है, थॉमस मुंड्रो ने डेवलप किया, लेकिन इसको पहले से कैप्टन अलेक्जेंडर ने रॉयटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, रॉयट मतलब बेसिकली कल्टिवेटर्स, ओके, फार्मर्स। तो ये रॉयटवारी जो है कैप्टन अलेक्जेंडर ने इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, इसी रॉयटवारी सिस्टम को आगे जाके थॉमस मुंड्रो ने डेवलप किया। ओके, नाउ ये कैप्टन अलेक्जेंडर और मुंड्रो ने क्या चीज़ रियलाइज़ किया कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तरह ज़मींदार सिस्टम नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है, डायरेक्टली उन लोग जो है कल्टिवेटर से कलेक्ट किया। दे डिडंट अपॉइंट एनीबडी टू कलेक्ट द रेवेन्यू, बट दे आस्क्ड डायरेक्टली कल्टिवेटर्स टू give revenue to the East India Company. Okay, now in South no practice of zamindars, so the settlement was directly with the cultivators. Field was survey before settlement, जैसा मालवाड़ी सिस्टम की तरह ये मुंड्रो सिस्टम में भी क्या किया, पहले वो लोग गाँव में जाके फील्ड मतलब खेत का सर्वे किया।
मतलब इन द सेंस कितना बड़ा ज़मीन है, ज़मीन कितना फर्टाइल है, वहाँ से कितना क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वो सब पहले उन लोगों ने सर्वे किया। उसके मुताबिक उन लोगों ने सेटलमेंट का अमाउंट फिक्स किया। ओके, रोइटवेरी अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू गाइड एंड प्रोटेक्ट देम। सो एज उन लोगों के पास में ज़मींदार नहीं है, ओके, तो इसीलिए साउथ इंडिया में ये कल्टीवेटर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में रह के ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी प्रोटेक्ट देम, ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी गाइड देम। ओके, सो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमने देखा ज़मींदार, विलेज हैंडमैन, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साउथ में हम देख रहे हैं कि सेटलमेंट में डायरेक्टली वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को कल्टीवेटर्स पे कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस आर द 3 सेटलमेंट वी सो इन योर सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में और हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ हियर इज़ ए होमवर्क फॉर यू। what were the disadvantages in permanent settlement? Please student do it in your notebook. Okay, see you in the next video.